हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा हम पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनोल और ईथर वाला चैप्टर, और उसमें हमने अल्कोहल वाला पोर्शन कंप्लीट किया। उसके बाद हमने प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल पढ़ी हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ फिनोल पढ़े हैं, और ये देखा था कि रिएक्शंस ऑफ फिनोल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फ़िनोल के वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें फ़िनोल का OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, और दूसरे वो होते हैं जिसमें फ़िनोल का जो बेंजीन रिंग होता है उसकी वजह से रिएक्शंस होते हैं। आज हम इसी रिएक्शन को थोड़ा सा इसी टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और आज हम मज़ीद 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे, और ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन हमें पता है ये पेपर में बहुत दफ़ा आते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है वो आपके पास आता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। ये साइंटिस्ट के नेम से है, तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे कि इसमें क्या होता है और फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होती है। या इसी रिएक्शन को हम असाइलेशन भी रिएक्शन कहते हैं, असाइलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इस फ्राइज रीअरेंजमेंट में हम फिनोलिक कीटोन्स को बनाते हैं। हम फिनोल ले लेते हैं, फिनोल का किसी दूसरी चीज़ के साथ, किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन करवाने के रिजल्ट में हमें फिनोलिक कीटोन मिलता है। फिनोलिक कीटोन का मतलब है कि हमारे पास फिनोल होता है, बेंजीन, और ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, और साथ आपके पास उसके बेंजीन रिंग के ऊपर कीटोनिक ग्रुप लग जाता है, तो उसको हम फिनोलिक कीटोन का नाम जो होता है वो हम देते हैं। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट जब हम करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट में फिनोलिक कीटोन जो होता है हमें मिल जाता है। अब फिनोलिक कीटोन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले फ़िनोल लेते हैं, उस फ़िनोल को हम सबसे पहले ट्रीट करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। इसको एसिड क्लोराइड के साथ किसी बेस की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाया जाता है। जब इसको किसी बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें एस्टर मिल जाता है। ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फ़िनोल का हम अगर एसिड क्लोराइड के साथ इन NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है। फिर जब हमारे पास एस्टर बन जाता है, फिर उस एस्टर का हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 के साथ। इन नाइट्रोबेंजीन या CS2 को भी इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट, कि उसके साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि फ्राइज रीअरेंजमेंट होती है। असाइल ग्रुप जो होता है वो आपके पास जो होता है वो रीअरेंज होता है, फिनोलिक ऑक्सीजन से आपके पास होता है बेंजीन रिंग के अंदर आता है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि फिनोलिक कीटोन्स हमें मिल जाते हैं। जैसे हम रिएक्शन देख लेते हैं। अब जैसे ये मेरे पास फिनोल है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको फिनोल कहेंगे। ये आपका फिनोल है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, क्योंकि मैंने कहा है कि फर्स्ट फिनोल को हम ट्रीट करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। तो हम इसका एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेस की मौजूदगी में, और बेस हमने यहाँ पे लिया डिल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने डिल्यूट सोल्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसकी मौजूदगी में इन दोनों का हमारे पास रिएक्शन करवाया जाता है। और ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एस्टर फार्मेशन में, कि हमारे पास इसके रिजल्ट में हमारे पास एस्टर की फार्मेशन होती है। तो हमारे पास होता क्या है कि जो फिनोल होता है इसका यहाँ से हमें पता है ये H यहाँ से निकलता है, ये H यहाँ से निकल जाता है, और आपके पास ये जो एसिड क्लोराइड होता है इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। तो यहाँ से जो आपका H निकलता है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O और CH3 ये जो ग्रुप होता है इसको असाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये वाला असाइल ग्रुप जो होता है वो इस हाइड्रोजन की जगह के ऊपर ऑक्सीजन के साथ आके लग जाता है। तो रिजल्ट में ये वाला ग्रुप जो होता है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये बन जाएगा ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है। इसको हमने कहा था कि हम इसको नाम देंगे एस्टर का, कि आपके पास यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ बाई प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास Na है, यहाँ पे Cl है, तो ये NaCl बन जाएगा। यहाँ से जो एक H निकला होता है वो OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा, लेकिन उसको हम नहीं लिख रहे हैं, हम अपनी जो मेन प्रोडक्ट है हम उसी को लिख रहे हैं रिएक्शन के अंदर। तो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है फर्स्ट स्टेप के अंदर। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, देन एस्टर इज़ फर्दर ट्रीटेड विद AlCl3, कि जो आपका एस्टर होता है उसको AlCl3 के साथ फर्दर ट्रीट किया जाता है किसी सॉल्वेंट की मौजूदगी में। जैसे सॉल्वेंट यहाँ पे हम कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं, या नाइट्रोबेंजीन भी इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मौजूदगी में इसका फर्दर AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और AlCl3 जो होता है यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, जबकि जो CS2 होता है इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है, मतलब ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ये मीडियम का काम कर रहा है। तो एस्टर का इसके साथ जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास आपके पास क्या होता है कि ये वाला जो ग्रुप होता है जिसको हम असाइल ग्रुप कहते हैं, ये ग्रुप जो होता है ये माइग्रेट होता है। ये इस फिनोलिक ऑक्सीजन के साथ जो अटैच होता है, इस ऑक्सीजन को हम फिनोलिक ऑक्सीजन कहते हैं। ये जो आपका असाइल ग्रुप होता है यहाँ से ये माइग्रेट होता है। माइग्रेट कैसे होता है कि यहाँ से ग्रुप निकलता है। अब ये वाला ग्रुप यहाँ तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जाता है, यहाँ ये पैरा पोजीशन पर आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो आने वाला ग्रुप होता है फिनोल में वो ऑर्थो पे लगता है या पैरा पे लगता है।
तो ये जो असाइल ग्रुप होता है वो ऑर्थो पे जा सकता है और पैरा पे जा सकता है। अब ऑर्थो और पैरा पे जाने के लिए आपके पास यहाँ पे जो कार्बन होती है, इन सब के पास हमें पता है कि हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ता है। तो AlCl3 और जो CS2 होते हैं, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये इस बेंजीन रिंग में से यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसको यहाँ से निकालते हैं, और जो ये असाइल ग्रुप होता है ये वाला, इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सारा काम जो होता है इन दोनों का होता है, AlCl3 का और CS2 का। इन दोनों की मौजूदगी में असाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, H को यहाँ से निकालता है और ख़ुद उसकी जगह के ऊपर आके लग जाता है। तो रिजल्ट में ये COCH3 यहाँ पे आके लग जाएगा, और यहाँ से जो एक H निकला होता है वो इस ऑक्सीजन के आके साथ लग जाता है। रिजल्ट में ये OH बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एज अ रिजल्ट असाइल ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम फिनोलिक ऑक्सीजन टू दी बेंजीन रिंग, कि फिनोलिक ऑक्सीजन से असाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर आ जाता है। तो रिजल्ट में ये आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि जो असाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर ना जाए, वो पैरा पोजीशन पर चला जाए। तो पैरा पोजीशन पर जाने के लिए यहाँ से ये AlCl3 और CS2 यहाँ से H को बाहर निकालेंगे, ये वाला H इस ऑक्सीजन के साथ आगे लग जाएगा और असाइल ग्रुप यहाँ पे आगे लग जाएगा। तो रिजल्ट में ये पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये हमारे पास आती है फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसमें जो रीअरेंजमेंट है वो बेसिकली जो असाइल ग्रुप का माइग्रेट होने को कहते हैं, कि असाइल ग्रुप फिनोलिक ऑक्सीजन से माइग्रेट होता है बेंजीन रिंग के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CS2, इसकी मौजूदगी में। तो रिजल्ट में हमारे पास फिनोलिक कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। ये था आपका फर्स्ट रिएक्शन कि हम फिनोल लेते हैं, उससे फिनोलिक कीटोन्स बनते हैं, और इन दोनों का हमारे पास जो होता है वो मिक्सर मिलता है। इन दोनों का ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन भी मिलती है हमें और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन भी मिलती है। फिर हम दोनों को हम डिस्टिलेशन की मदद से इन दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है जी कोल्ब रिएक्शन, कोल्ब-सिमिक रिएक्शन आता है आपके पास, या इसको हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। जो ये कोल्ब रिएक्शन है जिसको हम कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये सेकंड रिएक्शन आता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सैलिसिलिक एसिड होता है ना वो बनाया जाता है। अब वो कैसे बनते हैं, हम फिनोल ले लेते हैं, फिनोल का किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, केमिकल के साथ जब रिएक्शन करवा देते हैं तो एज अ रिजल्ट हमें सैलिसिलिक एसिड जो होता है हमारे पास बन जाता है। अब सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड आपके पास ये होता है कि आपके पास ये फिनोल है, ये फिनोल है, और फिनोल में जो बेंजीन रिंग है इस पर अगर आके आपके पास COOH लग जाए तो उस कंपाउंड को हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। अगर ये ऑर्थो पे लगेगा तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड कहलाएगा, अगर COOH आपका पैरा पोजीशन पर लगेगा तो पैरा सैलिसिलिक एसिड कहलाएगा। तो आपके पास इस रिएक्शन में ये देखेंगे कि फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अगर आपने सैलिसिलिक एसिड बनाना होता है उसके लिए हम फिनोल ले लेते हैं। फिनोल लेने के बाद उसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें पता है जो NaOH होता है ये हमें OH नेगेटिव प्रोवाइड करता है, और जो फिनोल होता है वो एसिडिक होता है, वो आसानी से अपना H दे देता है। तो फिनोल प्लस NaOH का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास वाटर बनता है और साथ हमारे पास सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। सोडियम फेनॉक्साइड हमें पता है कि बेंजीन रिंग होता है और उसके ऊपर ONa लगा होता है, इसको हम सोडियम फेनॉक्साइड कहते हैं। तो सबसे पहले हम कोल्ब रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए सोडियम फेनॉक्साइड बनाते हैं। जब सोडियम फेनॉक्साइड बन जाता है फिर उस सोडियम फेनॉक्साइड का हम फिर रिएक्शन करवाते हैं CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये भी एसिडिक इन नेचर होती है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल होता है, एसिडिक इन नेचर होता है और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो आपके पास क्या होता है कि सोडियम फेनॉक्साइड का फिर सेकंड स्टेप में हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कि सोडियम फेनॉक्साइड का जब CO2 के साथ हमारे पास जब रिएक्शन होगा तो ये जो CO2 होता है, ये वाला जो CO2 होता है ये आपके पास ऑर्थो पोजीशन पर आके लग जाता है और रिजल्ट में आपके पास यहाँ पे COONA। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ से जब फेनॉक्साइड का CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये जो आपके पास Na होता है, जो यहाँ से Na होता है वो आपके पास क्या होता है और यहाँ पे जो एक H होता है, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ से H निकल कर वो Na की जगह के ऊपर लग जाएगा तो ये रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड बनेगा इतना। और जो यहाँ से Na निकला होता है वो COONA की मौजूदगी में यहाँ पे आके लग जाता है तो रिजल्ट में हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड को हम कहेंगे सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, कि हमारे पास साल्ट बन जाता है सोडियम का, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड आपके पास बन जाता है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास जो CO2 जो है इलेक्ट्रोफाइल वो आपकी ऑर्थो पोजीशन पर ना लगे, वो आपकी पैरा पोजीशन पर लगे,
अगर वो आपकी पैरा पोजीशन पर लगता है तो आपके पास फिर ये वाला कंपाउंड बनेगा, COONA आपके पास नीचे आ जाता है। तो रिजल्ट में आपके पास ये आपके पास 2 साल्ट बन सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो स्टेप नंबर 3 है उसमें हम क्या करते हैं, हम इसकी ना हाइड्रोलिसिस करवाते हैं या इसकी हम एसिडिफिकेशन करवाते हैं। इसका किसी एसिड के साथ एज H पॉजिटिव हम इसके साथ इसका किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और H पॉजिटिव का काम क्या होता है, H पॉजिटिव का काम ये होता है कि जो कंपाउंड के अंदर जो आपके पास कोई मेटल होती है ना उसको वहाँ से हटा देता है और ख़ुद उसकी आके जगह ले लेता है। जैसे इसके अंदर जो Na होता है आपके पास मेटल, वो H पॉजिटिव जब इसकी एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो Na को यहाँ से हटाएगा और H पॉजिटिव खुद इसकी जगह आगे लग जाएगा। तो रिजल्ट में आपके पास ये फिनोल और यहाँ पर आपके पास लग जाएगा जी COOH। आपके पास ये वाला सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो आपके पास बन जाता है। और अगर पैरा पे आपके पास COONA लगा हुआ है, फिर इसकी भी हम यहाँ पे एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट में क्या होगा कि पैरा पोजीशन पर आके COOH ग्रुप आके आपके पास लग जाता है और सैलिसिलिक एसिड, पैरा सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये टोटल 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहले हम फिनोल का NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड बनाते हैं। फिर सोडियम फेनॉक्साइड जब बन जाता है फिर उसका हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एज इलेक्ट्रोफाइल या एसिडिक की नेचर होता है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये CO2 क्या करता है, CO2 ये काम करता है कि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आके लगता है, लेकिन उसके लिए वो Na को यहाँ से भी अपने साथ ले लेता है और यहाँ से जो एक H होता है यहाँ पर जो इस कार्बन और इस कार्बन पर जो H होता है वो O के साथ लग के OH बना देगा और यहाँ से जो Na निकलता है वो COONA की मौजूदगी में यहाँ पे लग जाता है। रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड। और थर्ड स्टेप के अंदर हम इसकी एसिडिफिकेशन करवा देते हैं, इसका किसी एसिड के साथ एज H पॉजिटिव रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये Na भी यहाँ से रिमूव हो जाता है, क्योंकि एसिड का काम यही होता है उसने मेटल को हटा के खुद उसकी जगह पे आके लग जाना होता है। तो रिजल्ट में हमारे पास सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये टोटल 3 स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म हमको बेसिकली ये बताएगा कि रिएक्शन किस तरह हो रहा है, किस रूट से ये रिएक्शन होता है, किस जगह के ऊपर आके अटैक होता है और कौन सा आपके पास जो होता है वो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, वो हमें इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा। अब मैकेनिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं, हम क्या करते हैं कि ये सोडियम फेनॉक्साइड से अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। अब सोडियम फेनॉक्साइड में हम ले लेते हैं अपना फेनॉक्साइड, ये आपका फेनॉक्साइड आयन है, क्योंकि जब ये आपके पास फिनोल होता है, फिनोल का मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन करवाया था NaOH के साथ। NaOH क्या करता है कि फिनोल में से H पॉजिटिव को निकाल लेता है एज और वाटर बना देता है और पीछे आपके पास सिर्फ और सिर्फ फेनॉक्साइड बन जाता है, जिसका यहाँ पे Na भी लगा होता है, लेकिन हम उसको सिंप्लिसिटी के लिए नहीं लिखते, हम यहाँ पे सिर्फ फेनॉक्साइड को लिख रहे हैं। ये आपका फेनॉक्साइड है। अब फेनॉक्साइड जो होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये रेजोनेंस इसमें पाई जाती है। अब रेजोनेंस के अंदर कैसे पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है ये यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। रिजल्ट में ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका रिजल्ट में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस कार्बन के ऊपर आ जाते हैं, तो आपके पास ये वाला जो कंपाउंड फेनॉक्साइड होता है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन ये वाला बन जाता है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर वो कार्बन के ऊपर आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, इनका पूरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपके पास रेजोनेंस दोनों में पाई जाती है, और मैंने रेजोनेंस के साइन के साथ यानी कि इसके जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का जो साइन होता है उसके साथ मैंने इसको डबल एरो के साथ लिखा है। अब जैसे ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, अगले स्टेप के अंदर क्या होता है कि CO2 का हमने पता है इसके साथ हमने इसका रिएक्शन करवाना होता है, तो CO2 आपके पास आता है। अब CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पार्शियल नेगेटिव आता है, कार्बन की कम होती है पार्शियल पॉजिटिव आता है, तो ओवरऑल ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये जो आपके पास फेनॉक्साइड की जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है इसमें जो ये नेगेटिव चार्ज होता है ये क्या करता है, ये आके अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और कार्बन का और यहाँ पे मौजूद जो कार्बन होती है इन दोनों का आपस में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। जैसे ही बॉन्ड बनेगा ना, कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए थे, कार्बन का 5वां बॉन्ड भी बन जाता है, कार्बन को अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि वो वीक होता है। तो यहाँ से जैसे ये बॉन्ड बनेगा, कार्बन अपना ये वाला जो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है इसको ब्रेक कर देता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं। तो रिजल्ट में आपके पास ये कंपाउंड बनता है कि आपके पास ये नेगेटिव चार्ज था, उसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये आपके पास यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन गया, कार्बन के ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा आ गए और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और रिजल्ट में आपके पास क्या होता है कि ये वाले जो अंदर वाले 2 पाई बॉन्ड होते हैं एज सच ही यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो बन जाती है। इसमें मैंने स्ट्रक्चर में नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन को ड्रा किया हुआ है, हाइड्रोजन भी साथ लिखा हुआ है। अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन होता है, क्योंकि मैंने कहा कि हर कार्बन पर बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, तो इसका जो हाइड्रोजन मैंने इसको यहाँ पे बाहर लिख दिया ऐसे निकाल के।
क्योंकि इसका आगे आपके पास जो होता है वो रिएक्शन में इसका काम आएगा। तो इस हाइड्रोजन को मैंने बाहर लिख दिया। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ये अगले स्टेप के अंदर क्या करता है, अगले स्टेप के अंदर क्या करता है कि ये जो बेंजीन रिंग होता है ना, ये आपके पास इसकी एरोमेटिसिटी जो होती है वो चली जाती है, क्योंकि ये कंप्लीट एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, इसमें सिर्फ आपके पास 2 ही पाई बॉन्ड है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड इसका कम है। तो अगले स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो आपके पास H होता है, ये वाला H अपने ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाले, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है, इस बेंजीन रिंग के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी है जो चली गई थी वो उसको दोबारा मिल जाए और ये स्टेबल हो जाए। ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए होता है कि ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेंजीन रिंग के अंदर भेज देता है। तो रिजल्ट में आपके पास ये बेंजीन रिंग के ये आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं और बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। जैसे ही कंप्लीट होता है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने अंदर भेज दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है H पॉजिटिव निकला है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन रिंग को दे दिए है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब जैसे ही बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन का ये वाला जो बॉन्ड होता है, कार्बन, ये वाला कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते हैं, कार्बन को ये वाला बॉन्ड जो होता है ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ता है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा तो ऑक्सीजन का यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये एक ही स्टेप के अंदर साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा है। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल चुका होता है, जैसे नेगेटिव चार्ज आता है, ये वाला हाइड्रोजन फ़ौरन इस ऑक्सीजन के साथ आके लग जाता है। रिजल्ट में आपका यहाँ पे ये OH बन जाता है और ये बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाता है, और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये O नेगेटिव SH यहाँ पे आपके पास आ जाता है। तो ये आपके पास जो होता है ये आपके पास यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास ये होता है कि अब आपके पास ये बेंजीन रिंग फिनोल कंप्लीट बन गया है, ये COO नेगेटिव भी यहाँ पर आ गया। अगले स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हम इसकी करवाते हैं जी एसिडिफिकेशन, इसका किसी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे इसका H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H पॉजिटिव क्या करेगा, ये COO नेगेटिव के साथ आके जुड़ जाता है। तो रिजल्ट में आपके पास यहाँ पे बन जाएगा जी COOH, ये COOH बन जाता है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये इसका प्रोबेबल मैकेनिज्म आता है, पॉसिबल मैकेनिज्म आता है, वो ये वाला आता है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम फेनॉक्साइड लिया और वो उसकी रेजोनेंस उसको स्टेबलाइज करवाया कि उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने पाई इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दिया, तो रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड बना। ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसको अपने एरो के साथ, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वाला जो एरो होता है उसके साथ लिखना होता है। फिर अगले स्टेप के अंदर इसका CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CO2 के ऊपर ये अटैक करता है, उसके आगे साथ लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को ट्रांसफर कर देता है, ताकि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वापस उसको मिल जाए, और रिजल्ट में आपका ये वाला कंपाउंड बन जाता है। लास्ट स्टेप के अंदर इसकी एसिडिफिकेशन करवाते हैं और आपके पास ये सैलिसिलिक एसिड जो होता है बन जाता है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये हर दफ़ा ऑलमोस्ट आता है। अब आते हैं हम अपने थर्ड रिएक्शन के ऊपर। थर्ड रिएक्शन आपके पास कहलाता है जी रायमन टिमान रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, रायमन टिमान रिएक्शन में हम ये करते हैं, इसमें हम सैलिसिल अल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं। जो आपका ये कोल्ब रिएक्शन होता है, इसमें हम सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, और जो ये रायमन टिमान रिएक्शन होता है इसमें हम सैलिसिल अल्डिहाइड बनाते हैं। सैलिसिल अल्डिहाइड जो होता है हम यहाँ पे बनाते हैं, हम फिनोल लेते हैं, इसका किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हमें सैलिसिल अल्डिहाइड जो होता है हमें मिल जाता है। अब सैलिसिल अल्डिहाइड क्या होता है कि फिनोल होता है और उसमें बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर CHO ग्रुप जो होता है वो लगा होता है। जैसे ये वाला आपके पास है, ये आपका फिनोल था, इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड को हम सैलिसिल अल्डिहाइड कहेंगे। तो ये आपके सैलिसिल अल्डिहाइड कहलाता है। और अगर यहाँ पे COOH लग जाए तो सैलिसिलिक एसिड कहलाता है, अगर CHO लग जाए तो सैलिसिल अल्डिहाइड कहलाता है। तो हम पढ़ रहे हैं रायमन टिमान रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सैलिसिल अल्डिहाइड की फॉर्मेशन करवाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम फिनोल ले लेते हैं, फिनोल का सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एंड NaOH के साथ। फिनोल ले लेते हैं, फिनोल का CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। इसका जब हम रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें पहले स्टेप में हमें मिल जाता है सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिल अल्डिहाइड। हमें सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिल अल्डिहाइड मिल जाता है, यानी कि ये आपका कंपाउंड ये आपको मिल जाता है। जैसे हमें ये कंपाउंड मिल जाता है तो ये आपके पास सोडियम साल्ट है, तो हमने यहाँ से सिर्फ सोडियम को रिमूव करना है, हटाना, और वहाँ पे आपको H को लगाना है। तो हमें इसके लिए सिंपल एसिडिफिकेशन करवानी पड़ेगी। इसका किसी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वो Na को हटाएगा और खुद Na की जगह ले लेगा। रिजल्ट में हमें सैलिसिल अल्डिहाइड जो होता है वो मिल जाता है। तो ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम फिनोल का क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिल अल्डिहाइड मिल रहा है।
सेकंड स्टेप के अंदर हम उसी कंपाउंड की एसिडिफिकेशन करवाते हैं, किसी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमें सैलिसिल एल्डिहाइड जो होता है वो मिल जाता है। तो ये कहलाता है रायमन टिमान रिएक्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि इसका मैकेनिज्म क्या है। और एक बात याद रखनी है कि सैलिसिल एल्डिहाइड रीमान टाइमर रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। इसमें पैरा के मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत माइनर सी अमाउंट में मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जो आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, ये जो ग्रुप होता है इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट के मिलने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म आपको एक्चुअल में बताएगा कि किस तरह आपके पास फिनोल CHCl3 और NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड देता है, फिर हम उसकी एसिडिफिकेशन करवा के फाइनली अपनी प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। अब मैकेनिज्म में हमें पता है कि हम इसका किसी बीकर के अंदर जब रिएक्शन करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई बीकर है, इसमें मैंने 3 चीज़ें डालनी है। एक तो इसमें मैंने डाल देना अपना फिनोल, क्योंकि फिनोल से हम सैलिसिल एल्डिहाइड बनाएंगे, हम अपना फिनोल डाल देंगे इसके अंदर। सेकंड, इसके अंदर हम क्लोरोफॉर्म डाल देंगे, क्लोरोफॉर्म भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। थर्ड, हमने इसके अंदर NaOH भी डाल देना। तो 3 चीज़ें इसके अंदर जो होती हैं वो पड़ी होती हैं। अब तीनों चीज़ों ने मिलकर आपके पास सैलिसिल एल्डिहाइड जो होता है बनाना होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल देते हैं तो सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म होता है वो फिनोल से रिएक्शन करने से पहले क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन करता है। क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन करता है और NaOH में रिएक्शन करता है वो OH नेगेटिव के साथ। मैंने इसको OH नेगेटिव ही लिखा, मतलब Na भी साथ होता है, लेकिन NaOH का OH नेगेटिव हमारे लिए बड़ा काम का होता है, क्योंकि ये बेस हमें पता है कि OH नेगेटिव प्रोवाइड करती है। तो क्लोरोफॉर्म क्या करती है, NaOH में OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करती है, और OH नेगेटिव क्या काम करेगी, इस क्लोरोफॉर्म में से जो ये एक H होता है ना, इसको बाहर निकाल लेती है, और OH नेगेटिव H को बाहर निकाल के पानी बना देगी, वाटर H2O बन जाएगा। और पीछे जो CHCl3 था इसमें H निकल गया तो ये बच गया जी CCl3। ये CCl3 की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे CHCl3 का अगर स्ट्रक्चर लिखूँ तो ये आपके पास है जी 3 क्लोरीन इसके साथ, और ये इसके साथ एक हाइड्रोजन होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है। इसका हम रिएक्शन का जब हम करवाते हैं जी OH नेगेटिव के साथ, बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो बेस क्या करती है, यहाँ से H को निकालती है, और यहाँ से जब H निकलता है तो H एज ए H पॉजिटिव निकलता है। मतलब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाते हैं, दोनों कार्बन के पास चले जाएंगे तो रिजल्ट में ये CCl3 बन जाता है। अब जैसे CCl3 बनता है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और इसके साथ क्योंकि 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, और क्लोरीन ग्रुप जो होते हैं बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो CCl3 क्या करता है अपने में से अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये अगले स्टेप के अंदर ये मेरे पास है जी CCl3 ये वाला, ये अगले स्टेप के अंदर क्या करता है अपने में से एक लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देता है ताकि कुछ स्टेबल हो जाए। तो फ़ौरन क्या करेगा, अपने में से एक लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोरीन ले जाता है। तो रिजल्ट में पीछे जो चीज़ बच जाएगी वो कार्बन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये Cl, आपके पास इनके CCl2 बन जाएगा, यानी कि कार्बिन, ये आपके पास कार्बिन कहलाता है, ये आपके पास कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा क्लोरोफॉर्म का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमें कार्बिन मिल जाता है। ये आपके पास कार्बिन बन गया CCl2, और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि कार्बन ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास एज अ लोन पर 6 इलेक्ट्रॉन और 2 की कमी है, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का काम ये करता है। तो सबसे पहले आपके पास कार्बिन की फॉर्मेशन हो गई। अब हम आते हैं अपने फिनोल की तरफ कि इस बीकर के अंदर कार्बिन की फॉर्मेशन होगी जो CHCl3 और NaOH के रिएक्शन के बाद बना है। अब आपके पास आता है कि जो ये फिनोल होता है, ये वाला फिनोल जो होता है ये क्या करता है, ये हमें पता है एसिडिक होता है, अपना H पॉजिटिव आसानी से हमें दे देता है। इसी कंटेनर के अंदर NaOH भी पड़ा होता है, और NaOH में जो OH होता है वो इस H को बाहर निकाल सकता है और वाटर की फॉर्मेशन कर देगा, और फिनोल में पीछे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ फेन ऑक्साइड। ये आपके पास फेन ऑक्साइड बच जाता है, और फेन ऑक्साइड हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है कि अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में ले आता है, और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस कार्बन के ऊपर चले जाते हैं। तो रिजल्ट में हमें ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है हमें मिल जाती है। तो ये आपके पास इसको अपने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का जो साइन होता है उसके साथ ड्रा करना है। तो ये जो फेन ऑक्साइड था उसकी हमारे पास ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आ गई। अब इसी कंटेनर के अंदर ये आपके पास ये फेन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट क्या होता है कि इसी के अंदर हमारे पास ये वाला बना होता है कार्बिन,
जो एज इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। अब कार्बिन का यहाँ पे काम आएगा, कार्बिन का रोल आएगा। कार्बिन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और फेनोक्साइड के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एज ए नेगेटिव चार्ज पड़े होते हैं। ये क्या करेगा, अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस कार्बन को दे देगा। जैसे इस कार्बन को देगा तो ये CCl2 जो होगा ये फ़ौरन यहाँ पे इनके दरमियान में जो ये वाला जो होता है वो बॉन्ड बन जाता है। ये कार्बन और CCl2 के दरमियान ये वाला जो होता है वो आपके पास बॉन्ड बन जाता है और CCl2 में ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज सच ही आपके पास जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फेनोक्साइड का CCl2 के साथ रिएक्शन करवाया तो आपके पास रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड जो होता है वो आपको मिल गया। अब यहाँ पे मैंने बच्चे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, यहाँ पे हमें पता है कि जितने भी कार्बन होते हैं सब कार्बन के पास यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। इसका जो एक हाइड्रोजन होता है मैंने इसको बाहर निकाल के लिखा हुआ है क्योंकि इसका यहाँ पे काम आना है। इसका यहाँ पे क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसके साथ 2 क्लोरीन ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपके पास रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड जो होता है वो बन गया है। अब आगे क्या होता है, अब आगे आपके पास ये होता है कि ये जो अगर हम बेंजीन रिंग को देखें तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी यहाँ पे पाई नहीं जाती, एरोमेटिसिटी यहाँ पे नहीं है। तो बेंजीन रिंग को दोबारा अपनी एरोमेटिसिटी चाहिए और दोबारा एरोमेटिसिटी चाहने के लिए इस पर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना मस्ट है। तो अब आपके पास इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, अब इस स्ट्रक्चर में ये होता है कि हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन एक तो एसिडिक भी होता है, आसानी से यहाँ पे निकल भी सकता है और दूसरा ये है कि बेंजीन रिंग को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेंजीन रिंग के अंदर भेज देता है, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे भेजे थे। सेम यहाँ पे ये काम होगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो होता है वो ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिए आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे ये वाले जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है यहाँ पर मौजूद कार्बन के ना 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अब कार्बन को एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा तो फ़ौरन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा और रिजल्ट में हमारे पास ये O नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, ये O नेगेटिव बन जाएगा। तो O नेगेटिव आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये वाले दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड जो है। अब यहाँ तक हो गया आपका काम। अब आ जाए कि ये जो H निकला होता है ये कहाँ पे जाता है। अब यहाँ से जो H निकलता है ना वो एज ए H पॉजिटिव निकलता है। जैसे ही ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलता है ये फ़ौरन ही इस CCl2 की तरफ देखता है क्योंकि CCl2 में जो कार्बन होता है उसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये फ़ौरन जो होता है CCl2 क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को ये फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेगा और अपने साथ मिला लेगा और रिजल्ट में ये हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ आगे लग जाएगा और बन जाएगा CHCl2। तो आपके पास इस कंपाउंड की फॉर्मेशन जो होती है वो हो जाएगी। अब आगे बहुत काम आसान है, यहाँ पर आपके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, इसी कंटेनर के अंदर हमारे पास ढेर सारे NaOH पड़े होते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ पर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये हमें 2 OH नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं। ये 2 OH नेगेटिव हमें आयन जो होते हैं वो देते हैं। अब ये 2 OH नेगेटिव कहाँ पे लगेंगे, अब ये 2 OH नेगेटिव लगते हैं इस Cl2 की जगह के ऊपर क्योंकि Cl2 क्लोरीन जो है ना 2 क्लोरीन ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ये आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। तो OH नेगेटिव क्या, अगर एक OH नेगेटिव एक क्लोरीन को हटा के उसकी जगह ले लेगा, दूसरा OH नेगेटिव भी दूसरे क्लोरीन को हटा के उसकी जगह ले लेगा, तो रिजल्ट में आपके पास ये वाला जो कंपाउंड होता है वो आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि ये बेंजीन रिंग O नेगेटिव ऐसे ही रहेगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे रहेंगे, फिर इसके साथ CH लगा हुआ है तो मैंने CH भी ऐसे लिखा हुआ है। सिर्फ 2 क्लोरीन को हटाकर मैंने यहाँ पे 2 OH इसके लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर लगा दिए हैं। तो ये आपके पास इस कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे इसकी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है अगले स्टेप के अंदर ये कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये अपने में से क्या करते हैं वाटर को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से वाटर की रिमूवल होती है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वाला OH और यहाँ से एक H, यहाँ से -H2 हो जाएगा और आपके पास जो पीछे बच जाएगा वो आपका ये O नेगेटिव और बेंजीन रिंग इनके फेनोक्साइड ऐसे ही आ जाएगा और आपके पास यहाँ पे ये CH ये भी ऐसे आ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये आपका CHO, यहाँ पे ये CHO भी ऐसा आपके पास प्रेजेंट आ जाता है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में आता है अगर हमने O नेगेटिव है, अगर इसको H में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम इसकी करवाएंगे एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में H पॉजिटिव इसके ऊपर आगे साथ लग जाएगा और रिजल्ट में आपका ये वाला कंपाउंड जो होता है वो बन जाता है। ये आपके पास कहलाता है सैलिसिल अल्डिहाइड। तो सैलिसिल अल्डिहाइड की यहाँ पर फॉर्मेशन जो होती है वो हो जाती है। तो आज बच्चे हमने 3 रिएक्शन पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा हुआ है फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने पढ़ा है जी कार्बोक्सिलेशन या जिसको कोलसिमिक रिएक्शन भी कहते हैं। और थर्ड हमने राइमंड-टिमान रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है। राइमंड-टिमान रिएक्शन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये पेपर में 4 नंबर का या 5 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लाजमी आता है।